राइट। लांस ने क्या लिखा है? एन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स टू बेली फॉर ओ, यू आर यूजिंग दिस वर्ड्स लांस, दैट मीन्स यू नो सम पार्ट ऑफ इट लॉ। ओके, बेली शब्द यूज किया मतलब यू हैव द आइडिया। एनीवे, ओके बच्चों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग। ओके, ऐसा एजम्पशन करके हम पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों ने नो आंसर लिखा था कि दे डोंट नो अबाउट बेलमेंट। बच्चों, बेलमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को एनफोर्स करने के लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू इफेक्ट, इफेक्ट मतलब टू क्या बोलते हैं ना, मेक ऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिना कंसीडरेशन के भी ऑपरेटिव हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या है? तो मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सामान देता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, वन पर्सन हैंडओवर्स or delivers some goods to another person for some specific reason. I repeat the word, for some specific reason. ओके, वो स्पेसिफिक रीजन अलग अलग हो सकते हैं। आई विल टेक एग्जांपल नाउ। तो वो जो गुड्स हैंडओवर करना दूसरे पर्सन को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वो तो गुड्स सेल होना, गुड्स को सेल करना इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। Right now we are not discussing about ownership, we are discussing about, you can say, क्या बोलते हैं ना, द फिजिकल, जिसको हम कहते हैं ना कि गुड्स फिजिकली किसी को हैंड ओवर करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। हाँ स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? यस, कैन यू हियर मी? ओके, ओके, ओके। इतना और ये रखो दो। अच्छा, ओके स्टूडेंट, सो आई वाज डिस्कसिंग बेलमेंट। ओके, तो गुड्स देना, किसी को हैंड ओवर करना फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल। बच्चों, पहले बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद वो तो पॉइंट इज वेरी क्लियर कि कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू इफेक्ट या टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ओके, दैट इज अंडरस्टूड।
बट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो बच्चों फॉर एग्जांपल, मैं मेरे पास बहुत सारा गुड्स, मैं मान लो कि गुजरात से बहुत सारा गुड्स ट्रक के जरिए, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मैं मुंबई लेके आया, बिकॉज आई वांटेड टू सेल इन मुंबई। अब बच्चों मुंबई में मेरा कोई शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया, मुंबई का एक वेयरहाउस सिस्टम है, वेयरहाउस, वो वेयरहाउस कीपर को जाके मिला। वेयरहाउस समझते हो ना, गोडाउन। एंड वेयरहाउस कीपर को मैंने क्या कहा कि मैं ये जो गुजरात से गुड्स लेके आया हूँ, है ना, 2 ट्रक गुड्स हैं, ये आपके वेयरहाउस में 15 दिन के लिए रखो, 15 डेज, 15 दिन के लिए रखो संभाल कर। एंड जब मैं डिमांड करूं जैसे जैसे गुड्स, तो आप मुझे देते जाओ, बरोबर है। एंड ये 15 दिन का आपका जो भी चार्जेस है मैं पे कर दूंगा। तो वेयर हाउस कीपर ने भी कहा ओके, नो प्रॉब्लम। एंड मैंने मेरे गुड्स वेयर हाउस कीपर को दे दिए, मैंने मेरे गुड्स वेयर हाउस कीपर को दे दिए। व्हाट वाज द रीजन फॉर गिविंग माय गुड्स? ताकि वो वेयर हाउस में उसे अच्छे से संभाल कर रखे, दैट वाज द स्पेसिफिक रीजन। तो मैं मुंबई में गुड्स लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगा ट्रक लेकर, वो गुड्स वेयर हाउस में सेफ रहेगा, इसलिए मैंने वो गुड्स उनको हैंड ओवर कर दिए, बरोबर है। एंड वेयर हाउस कीपर ने मेरे बिहाफ पर वो गुड्स गोडाउन में रख दिया, वेयर हाउस में रख दिया। बच्चों ये जो मेरे एंड वेयर हाउस कीपर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, बच्चों इसी एग्रीमेंट को हम लोग, बच्चों इसी एग्रीमेंट को हम लोग कहेंगे, कौन सा एग्रीमेंट? तो इसी एग्रीमेंट को हम कहेंगे, 1 मिनट, कहाँ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, पहले वो अंडरस्टैंड करो। इज दैट ओके विथ एवरीवन? ठीक है। नाउ इसके बाद बच्चों और एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मतलब क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक ऐसे भी प्रकार से हो सकता है, आपको गोडाउन वाला एग्जांपल याद रखो, वेयर हाउस कीपर वाला। बच्चों एक टेलर है, कपड़े सीता है ना, टेलर स्टिच करता है। तो मैं मेरे ट्राउजर का जो कपड़ा है, क्लॉथ है, वो लेके गया मैं टेलर के पास, एंड कहा कि मेरे मेजरमेंट लेके आप ट्राउजर है मेरा वो स्टिच करके दे दो। तो उसने कपड़ा ले लिया, मेरा मेजरमेंट लिया, फिर मेरे से कपड़ा ले लिया, एंड कहा कि 15 दिन में आप ट्राउजर आप लेके जाओ, मेरा पेमेंट करके जाना। तो बच्चों मैंने उसको वो जो क्लॉथ हैंड ओवर किया, फॉर व्हाट पर्पस मैंने वो हैंड ओवर किया उसको, किस पर्पस से मैंने हैंड ओवर किया उसको? आवाज आ रही है बच्चों? टाइप करो। मैंने जब टेलर को क्लॉथ दिया, तो ये सामान देना हुआ ना, क्या मैंने बेच दिया कि उसको सामान? नहीं, मैंने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको ये दिया है। एंड स्पेसिफिक पर्पस क्या है? उसे स्टिच करना ट्राउजर में। आर यू गेटिंग दिस? टाइप कर रहे हैं सब लोग? ओके स्टूडेंट, सो अब क्या आंसर्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, टाइप नहीं कर रहे हैं क्या सब? ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट टीचिंग, ओके। यस। ओके 1 मिनट, स्टूडेंट स्क्रीन पे आ जाएगा अभी थोड़ी देर में।
वो नहीं देख रहा था, अपना नेट देख रहा था। आवाज आ रहा है उनको? आवाज तो आ रहा है। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ स्टूडेंट, आवाज आ रहा है ना अभी? हेलो। ओके स्टूडेंट, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू। ओके, तो बच्चों मैं बेलमेंट के अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा था। बेलमेंट में एक ही बात है कि व्हेन यू आर डिलीवरिंग गुड्स टू अनदर पर्सन, जब आप किसी को कोई सामान देते हो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, तो वो बेलमेंट है। गेटिंग दैट? एंड ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। बरोबर है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। ओके, आई गिव एग्जांपल हियर। ओके, जैसे कि बच्चों, मैंने वेयर हाउस कीपर को जो सामान दिया कि 15 दिन ये सामान संभाल के रखो, 15 दिन बाद तुम्हारा मैं जो भी चार्जेस है वो दे दूंगा। बात जरा समझना। एंड 15 दिन के अंदर अगर वेयरहाउस कीपर के गलती के वजह से अगर मेरा सामान चोरी हो जाता है, तो मेरा सामान का जो लॉस है, क्या मैं वेयरहाउस कीपर से रिकवर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? बच्चों, अगर आपका आंसर हाँ है, यस है, तो इसका मतलब ये है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज एनफोर्सेबल। दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज एनफोर्सेबल, है कि नहीं? वेयर हाउस कीपर वाला बोलेगा क्या कि मैं क्यों दूं, इसके बदले तुमने क्या दिया है मुझे, चार्जेस भी तो नहीं मिला है अभी तक, चार्जेस बाद में मिलने वाला है। तो सी, चार्जेस इज एंटायरली डिफरेंट मैटर। पॉइंट ये कि मैंने तुमको संभाल कर रखने के लिए दिया था, तुमने संभाल कर नहीं रखा। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर मी। बरा, जो भी लॉस हो गया उसका आपको मुझे पे करना पड़ेगा। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को एनफोर्स करने के लिए कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। आपने अगर यस लिखा है, मतलब बच्चों आप समझ चुके हो कि दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज एनफोर्सेबल इवन दो इट इज विदाउट, क्या बोलो, कंसिडरेशन। बरोबर है? बहुत लोगों ने तो, एक कोर्ट ने ये भी जजमेंट दिया था कि अगर वो पूछेगा सामने वाला वेयर हाउस कीपर कि तुमने मेरे को उसके बदले क्या दिया है, तो मैं बोलूंगा गुड्स तो दिया था ना। गुड्स देना इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन इनडायरेक्टली। आई हैव पार्टेड विथ माय गुड्स, दैट इज एज गुड एज कंसिडरेशन। ओके बच्चों, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जरा अंडरस्टैंड करना। मेरा नेबर है, मान लीजिए मेरा एक नेबर है। बच्चों, नेबर जो है, उन्होंने एक, फॉर एग्जांपल, एक डॉग, एक पेट डॉग है ना, वो मतलब उनके पास है। अब उनको 3 दिन के लिए ना गांव जाना था। अब बच्चों, गांव जाना है तो डॉग, पेट डॉग को थोड़ी लेके जाएंगे गांव। तो उन्होंने पेट डॉग है ना हमको दे दिया 3 दिन के लिए संभाल कर रखने के लिए, कि गिरीश ये 3 दिन के लिए आप ये पेट डॉग है ना संभाल के रखो, हम लोग चौथे दिन आएंगे, बरोबर है ना, ये पेट डॉग आपसे ले लेंगे। तो बच्चों,
जैसे ही वो डॉग हमने ले लिया संभाल कर रखने के लिए, आपको लगता नहीं हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया? टाइप करो, इज इट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? इज इट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है ना? यस। हाँ। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। अब बच्चों मान लो 3 दिन के बाद मेरा नेबर आने वाला है, लेकिन उसके जाने के दूसरे दिन बाद वो कुत्ता हमसे मतलब भाग गया घर से। हमने जैसा प्रॉपर केयर लेना चाहिए था नहीं लिया, एंड वो भाग गया। आप बताओ, 4th डे जब नेबर आएगा तो क्या हमको वो जो भी उनका लॉस हुआ है क्या वो देना पड़ेगा क्या? पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। अभिशंकर, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। क्या हमें वो पैसा देना पड़ेगा उनको? यस और नो? क्यों? क्यों नहीं देना पड़ेगा? रीजन बताओ। बहुत लोगों ने नो लिखा, क्यों? बच्चों, वो जो कुत्ता भाग गया, डॉग भाग गया, उसका मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट था। एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज एनफोर्सेबल इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। मैं कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि नेबर ने जब मुझे कुत्ता दिया संभालने के लिए तो उसके बदले, है ना, उसके बदले क्या था, व्हाट वाज समथिंग इन रिटर्न। मैंने उसका कुत्ता संभाला, उसके बदले क्या? देयर वाज नो समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन था नहीं। तो ऐसा बोल के चलेगा नहीं। लॉ क्लियर कट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इफेक्टिव होगा इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। गेटिंग दैट? कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है टू इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इज दैट ओके विथ एवरीवन? कल को टेलर ने वो कपड़ा घुमा दिया तो आई हैव राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम टेलर, बिकॉज इट वाज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इज दैट ओके विथ एवरीवन? तो बच्चों यहाँ पर जो गुड्स देगा संभाल कर रखने के लिए, जो गुड्स देगा संभाल कर रखने के लिए, वो बेलर हो जाएगा, बेलर। एंड जो व्यक्ति सामान संभालेगा वो बेली हो जाएगा। यानी कि डॉग वाले एग्जाम्पल में माय नेबर वाज बेलर एंड आई वाज बेली। बरोबर है? तो बच्चों बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब अभिशंकर का डाउट क्या था? कार पार्किंग का। कार पार्किंग एग्जाम्पल, Abhishankar, you're right. You can say it is an example of contract of bailment. You are absolutely right. It is contract of bailment. ओके, उसमें और कोई डाउट आपको? नहीं ना? आपने एग्जाम्पल पूछा, मैंने कहा यस इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ओके, किसी को और कोई कंफ्यूजन? यस, ऑफ बेलमेंट का मीनिंग क्लियर रखना है माइंड में। इट्स नॉट अबाउट transfer of ownership. It is just a, you can say, a physical transfer of goods from one person to another for some specific reason. For some specific reason, मैं आपको कुछ गुड्स दे दूं एंड कहूं कि 1 1 kg का पैकिंग करके वापस दो मुझे। आपको मैंने लॉट में मुझे 1 1 kg के पैकेट्स बना के दो ये सामान का। तो दिस इज कॉन्ट, ओके, जहां पर आई हैव गिवन द गुड्स टू यू फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस।
यानी वो स्पेसिफिक पर्पस हो जाएगा तो उसका मैं आपको चार्जेस पे करूंगा, और हो सकता है नहीं भी पे करूं। इसलिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ेंगे ना बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि बेलमेंट ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है। जब मैंने कहा ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस, तो सब लोग को समझ में आ जाना चाहिए। नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कुछ चार्जेस इन्वॉल्व है। वेयर हाउस कीपर फुक्कड़ में सामान नहीं रखेगा, उसके बदले वो चार्जेस लेगा। इसका मतलब ये नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट था। सुन के रखो, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट वेर इंटेंशन इज नॉट टू डू द एक्ट फ्री। बट याद करो मेरे नेबर वाला एग्जाम्पल, डॉग वाला। वो 3 दिन के लिए डॉग बोल रहा है संभाल कर रखने के लिए, क्या मैं उसका कोई चार्जेस लेने वाला हूँ क्या? नहीं, नेबर है तो मैं बोलूंगा 3 दिन का इतना दे दो, तो वो हंसने लगेगा मेरे ऊपर। बाकी लोग भी कुछ अलग ही सोचेंगे, तो मैं वो फ्री में काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे ऊपर एनफोर्स हो गया, देखो। तो उसको हम कहेंगे ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, वेयर इंटेंशन इज नॉट टू गेट एनी रिवॉर्ड, मनी। सो बेलमेंट कैन बी ग्रेटिट्यूअस, बेलमेंट कैन बी नॉन ग्रेटिट्यूअस, याद रखना। ओके, एनीवे। सो अभी शंकर का क्या डाउट है? कार अगर खो गई तो, हाँ, तो आप वो उसके ऊपर, जिसको कार संभालने के लिए दिए ना, उसके ऊपर केस कर सकते हैं, बरोबर है। एंड फिर इंश्योरेंस कंपनी विल कम हियर, एंड इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा दे सकती है अगर कार का इंश्योरेंस है तो, नहीं तो पार्किंग वाले को देना पड़ेगा। इंश्योरेंस नहीं है तो पार्किंग वाले को देना पड़ेगा, ठीक है। एंड बच्चों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सर कार संभाल कर रहे हैं, ओनर का है ऊपर सर, और उसके ऊपर है या ओनर के ऊपर? सर कार संभाल रहे हैं उसके ऊपर या ओनर के ऊपर? नहीं, जो कार संभाल रहा है उसके ऊपर, उसके ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि उसने काम अपना सही से किया नहीं ना। उसने अपना काम सही से किया नहीं, आपने उसको कार दिया संभाल के रखने, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट था, एंड आपने संभाल के नहीं रखा, पार्किंग वाले ने, तो केस उसके ऊपर हो जाएगा ना। चलो, नाउ देयर इज अ लास्ट पॉइंट, 7 पॉइंट। अच्छा, तो नाउ 7 पॉइंट लेट अस डिस्कस। जो चैरिटी, चैरिटी का एक केस आपको याद है? मैंने एक पॉलिटिशियन का केस बताया था। बच्चों, व्हाट वाज दैट पॉलिटिशियन वाला केस? एक आया, मंदिर बन रहा था, पॉलिटिशियन ने आके प्रॉमिस किया कि ये मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए आई विल बी पेइंग 10 lakhs, एंड बाद में जब सब लोग गए उससे 10 lakhs लेने के लिए, तो उसने दिया नहीं, ये बोलकर कि मेरे प्रॉमिस का अगेंस्ट देयर वाज नो कंसिडरेशन। याद आया कुछ एग्जाम्पल? यस, मैंने दिया था एग्जाम्पल, याद करो। ये इन्होंने देखो बच्चों, चैरिटी वर्ड डालकर इन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया है। मैंने उसमें जब गांव के लोग 10 lakhs रुपीज मांगने गए पॉलिटिशियन से, कि आप 10 लाख रुपया दे दो, आपने प्रॉमिस किया था मंदिर बनाने के लिए, चैरिटी के लिए, बरोबर है, लेकिन सामने वाले पॉलिटिशियन ने मना कर दिया, तो क्या पॉलिटिशियन के ऊपर केस हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, बिकॉज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन बाद में मैंने एक और स्टोरी बताई थी कि पॉलिटिशियन ने 10 lakhs देने का प्रॉमिस किया, एंड वो 10 lakhs के बदले गांव वालों ने मटेरियल परचेस करके लाइबिलिटी चढ़ा दी।
मटेरियल परचेस करके लाए, क्यों? तो 10 लाख आने वाला है, तो उसके बदले वो लोग मटेरियल परचेस करके लाए मार्केट में से उधारी पर। अब इसका मतलब सामने वाले के प्रॉमिस के बदले क्या कोई लाइबिलिटी इनकर्ड हुआ क्या? सामने वाले के प्रॉमिस के बदले क्या कोई लाइबिलिटी इनकर्ड हुआ? बच्चों, अगर लाइबिलिटी इनकर्ड हुआ तो ये प्रॉमिस देने वाले व्यक्ति के लिए ये प्रॉमिस बाइंडिंग हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। लॉ पढ़ाई बोलेगा के यहाँ लिए लाइबिलिटी। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। लॉ बोलेगा यहाँ लाइबिलिटी इनकर्ड होना इज एज गुड एज कंसिडरेशन। आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? बच्चों, मैंने ये एक्सप्लेन किया था बहुत पहले शुरुआत में। पढ़ो, देखो क्या लिखा है नोट्स में, पढ़ो क्या लिखा है। इफ प्रोमिसी, प्रोमिसी मतलब कौन? वो गांव वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना मंदिर का, ट्रस्टी लोग जो वहां के हैं, जो थोड़े बहुत रिस्पेक्टेड लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, वो लोग। If promisee undertakes the liability, see the sentence. If the promisee undertakes the liability on the promise of the person to contribute to charity, there the contract shall be valid. There the contract shall be valid. तो बच्चों, ये इन्होंने देखो कंसिडर एक्सेप्शनल केस में डाल दिया कि किसी के प्रॉमिस के बदले आप अगर कोई लाइबिलिटी इनकर्ड करते हो, तो आपका लाइबिलिटी इनकर्ड होना इज एज गुड एज ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, एंड देयरफॉर सामने वाले का प्रॉमिस बाइंडिंग हो जाएगा उसके ऊपर। हाँ, लेकिन अगर आप लाइबिलिटी इनकर्ड नहीं करते, उसके प्रॉमिस के अगेंस्ट आपको कोई लाइबिलिटी इनकर्ड नहीं हुआ है, तो बच्चों फिर उसका प्रॉमिस एनफोर्सेबल नहीं है। दोनों एंगल से पढ़ा रहा हूँ मैं। बच्चों, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हैव यू अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 7? जो बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे थे उनको याद होगा, मैंने ये स्टोरी जैसा समझाया था आपको। पॉलिटिशियन आया गांव में, बहुत होशियारी मार के प्रॉमिस किया उसने। सब बच्चों मैंने एक्सप्लेन किया था। जो बच्चा अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, वो जरूर मुझे पॉजिटिव आंसर देंगे। एंड बच्चों, इट वाज वेरी फेमस केस लॉ। नाम भी ये देखो, केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद। केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद, बरोबर है? गोरी मोहम्मद वॉज पॉलिटिशियन। वन वॉज promised टू पे some money for construction of that temple or something like that, or for charity. And against his promise, Kedarnath has incurred liability. प्रॉमिसर के प्रॉमिस के बदले प्रॉमिसी को कुछ लाइबिलिटी हुआ, तो इसका मतलब प्रॉमिसर का प्रॉमिस बाइंडिंग हो गया। बच्चों, आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन वेरी डिटेल इन द इनिशियल लेक्चर ऑफ कंसिडरेशन। पहले स्टार्टिंग का 2 लेक्चर तो मैं एग्जाम्पल ही दे रहा था, आपको याद होगा तो बच्चों, विद दिस वी कंप्लीटेड द यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन। बच्चों, इस यूनिट से मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है, ध्यान में रखो। इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इफेक्टिवली बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सीए स्टूडेंट्स, बरोबर है? एक्सेप्शनल केसेस आप देख रहे हो, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, इसके 7 एक्सेप्शंस हैं। सूड बाय थर्ड पार्टी, उसके भी 6-7 एक्सेप्शन हमने पढ़े। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, वो हमने पढ़ा। एंड ऑफ कोर्स द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। तो बच्चों, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 2, बरोबर है? अब ये आपके रीडिंग पर डिपेंड करेगा बच्चों कि आप इसको अच्छे से रीड करके
कैसे याद रख सकते हो? गेटिंग दैट? ये आपके ऊपर अभी डिपेंड करेगा। इज दैट ओके? तो बच्चों जस्ट 2 मिनट में जरा देख लो, 2 मिनट। यूनिट नंबर 2 में हमने व्हाट इज कंसिडरेशन वहां से स्टार्ट किया था। मैंने कहा था कि कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को, जहां प्रोमिसर को कोई फायदा मिलेगा एंड प्रोमिसी को कुछ नुकसान, एक को बेनिफिट एक को लॉस। याद आ रहा है कुछ? डेट्रीमेंट पढ़ा था हमने। प्रोमिसर के लिए बेनिफिट है तो प्रोमिसी के लिए डेट्रीमेंट है। दोनों को लॉस हुआ ऐसा नहीं बोलने का, दोनों को प्रॉफिट हुआ ये भी नहीं बोलने का। कंसिडरेशन में one party will be benefited and other party will be at loss. This is how we are supposed to define consideration, or we have to understand consideration. बच्चों हमने डेफिनेशन पढ़ा सेक्शन 2D, तीन अलग अलग टेंस में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, बराबर है। फिर बच्चों हमने लीगल रूल्स पढ़ने को चालू किए, याद करो। व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, याद करो। मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ओके, आपका किया गया वॉलेंटरी एक्ट, आपका किया गया वॉलेंटरी एक्ट बच्चों ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। लेकिन वही सामने वाले के रिक्वेस्ट पर अगर आप कोई एक्ट करते हो तो आपका एक्ट, आपका एब्स्टिनेंस, आपका प्रॉमिस कंसिडरेशन माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। इज दैट ओके? ये हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, अलग अलग केसेस हमने डिस्कस किए। गोडाउन वाला एग्जाम्पल, फायर वाला याद होगा तो यू हैव टू रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स। एसी बंद करो क्यों, फैन चालू हो गया, एसी बंद करो। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था बच्चों हमने? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ पर फेमस हमने क्या पढ़ा था लाइन? देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर फॉर द कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स a third party cannot sue. Third party can come for consideration, for doing act, for giving promise, but third party cannot file a suit. हमने चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में देखा कि डॉटर ने अपने ही मैटरनल अंकल को एन्युटी देने से मना कर दिया, तो अंकल ने उनके ऊपर केस कर दिया, ये बोलते हुए कि कंसिडरेशन मेरे तरफ से नहीं आया तो क्या हो गया, मेरे बहन ने तो दिया था कंसिडरेशन। ओके, सो वेरी फेमस केस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, चिन्नैया वर्सेस रमैया केस। तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। जहां वन ऑफ द पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल करता है वो एग्जीक्यूटेड हो जाता है, एंड जो फुलफिल नहीं करता, अभी भी प्रॉमिस है, वो एग्जीक्यूटेड है। सो कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटरी। एंड कभी कभी एक ही एग्जाम्पल में दोनों, एक ने एक्ट किया तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन हो गया, सामने वाले ने केवल प्रॉमिस किया तो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हो जाएगा। फिर बच्चों मैंने कहा था कि कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन भी अलाउड है इंडिया में, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन तो है ही। ये मैंने शॉर्टकट में पढ़ाया था आपको पहले, एक्ट फर्स्ट प्रॉमिस बाद में, पास्ट। एक्ट एंड प्रॉमिस साइमल्टेनियसली, प्रेजेंट। प्रॉमिस पहले, एक्ट बाद में, फ्यूचर। ओके, इंडिया में तीनों कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन। फिर बच्चों मैंने कहा था कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, वो भले ही कम क्यों ना हो बट होना जरूरी है। सो कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं होगा तो भी चलेगा, बस वो ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको लॉ वैल्यू समझे, बरोबर है। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर पॉइंट नंबर 6 में क्या पढ़ा था बच्चों? कंसिडरेशन आपका उतना ही परफॉर्मेंस होगा ऑफ व्हाट वन वाज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। एक वकील का, एक सीए का, एक सीएस का काम क्या है, बरोबर है? जितना लीगली आप परफॉर्म करोगे वही आपका परफॉर्मेंस है, जिसके लिए आपको सामने वाला फी दे रहा है। जब आपको अपने काम का फी मिल रहा है तो आप एक्स्ट्रा फी अलग से चार्ज नहीं कर सकते।
वो एक्स्ट्रा फी आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज विदाउट कंसिडरेशन। बरोबर है, आपको अपने काम का बेस्ट वर्क का आपको ऑलरेडी पैसा दिया जा रहा है, तो आप एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकते सामने वाले से काम करते समय। एंड एक्स्ट्रा डिमांड किया तो बच्चों ये एनफोर्सेबल नहीं होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर बच्चों मैंने 7 पॉइंट पढ़ाया था, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। रियल कंसिडरेशन होना चाहिए, फेक कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, एन इल्यूशन नहीं होना चाहिए, भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज करने वाला कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। बरोबर है, या ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कंसिडरेशन इम्पॉसिबल हो, एक्ट इम्पॉसिबल हो। फिर बच्चों कंसिडरेशन रियल एंड नॉट इलूसरी के साथ साथ कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। ओके मैं पॉजिटिव वे बता रहा हूँ, लॉफुल होना चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। तभी आप उस कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन बोल सकते हो। ओके अदरवाइज बच्चों ये अनलॉफुल कंसिडरेशन रहेगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। हाँ याद रखो, देयर इज कंसिडरेशन बट इट इज अनलॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एब्सोल्युटली वॉइड। सो यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि कंसिडरेशन है दैट इज नॉट इनफ, दैट कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, it should be based on moral values, ethical values and सबसे बड़ी बात समाज के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। बच्चों these were the total 8 rules, legal rules regarding valid consideration if you can remember। then बच्चों हमने पढ़ा sued by third party to a contract। there was a general term privity of contract where only contracting parties can file suit on each other। I hope you remember। सिर्फ पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती है, थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं हो सकता है। थर्ड पार्टी कैन ओनली फॉर कंसिडरेशन नॉट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। बट ये रूल के एक्सेप्शनल केस पढ़े थे, एंड जब मैंने कहा एक्सेप्शनल केस पढ़े थे मतलब इन एक्सेप्शनल केस में स्ट्रेंजर कैन सू और कैन बी सूड। स्ट्रेंजर कैन सू और कैन बी सूड। उसमें हमने क्या क्या केस पढ़े थे, ट्रस्ट का केस था जहां पे बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट जबकि कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट that family member can file a suit who was not originally a party to a contract। in certain marriage contracts or arrangements female member of the members for provision of her marriage expense and education expense। in case of assignment of contract, recall करो बैंक वाला example, assignee can enforce the contract even though the assignee was not party to the contract। एक्नॉलेजमेंट एंड एस्टॉपल में हमने क्या पढ़ा, अगर आपने कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली तो यू हैव टू पे फॉर इट। आपने अगर कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली तो नाउ यू हैव टू पे, अदरवाइज आपको लाइबिलिटी एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए थी। ओके मैंने एग्जांपल लेके पढ़ाया था मयूर सर वगैरह का। 6th केस में मैंने कोवेनेंट पढ़ाया था। बरोबर है कि जमीन के साथ कभी कभी कोई एक एग्रीमेंट अटैच होता है, परंपरा अटैच होती है कि जमीन से होने वाली इनकम का 20% हिस्सा हम चैरिटी को देंगे। एंड बच्चे ये कोवेनेंट जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करना पड़ता है। ओके कोई और भी खरीदता है ये नोटिस के साथ कि इसके साथ कोवेनेंट है, तो इवन दैट पर्सन हैज टू फॉलो द सेम रूल, सेम परंपरा। ओके इवन दो ही वाज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी स्टिल ही हैज टू फॉलो द रूल। एंड लास्ट में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था। एनी एक्ट डन बाय एन एजेंट जो वो अपरेंट अथॉरिटी के अंदर करता है वो प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है। सेम वे एजेंट के किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिंसिपल एनफोर्स कर सकता है इवन दो द प्रिंसिपल वाज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी के साथ व्यवहार किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एजेंट एंड थर्ड पार्टी के बीच में है। एम आई राइट?
बट क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आगे चल के वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता है, इवन दो द प्रिंसिपल वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। दैट वाज द आई थिंक पॉइंट नंबर 7। एंड फाइनली बच्चों अभी हमने जो खत्म किया वो, तो 4 पॉइंट्स में 4 अलग-अलग एंगल में ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमने कवर किया। ओके, बाकी रीडिंग के ऊपर है आपके, आप रीड करके कितना याद रखते हो बच्चों, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट नंबर 3। ओके, तो आपको मैं 30 सेकेंड्स देता हूँ, 1 मिनट ले लो चलेगा। कोई डाउट है तो टाइप करो। ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन? मैंने जस्ट एक रफ आइडिया वापस दे दिया हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। सर पीडीएफ चाहिए था, अरे बाप रे, लक्ष्मण दास तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है इधर बोलने के बाद भी, ठीक है देखता हूँ। हेलो लक्ष्मण दास, हो सके ना तो आप विकास सर को या फाल्गुनी मैडम को कॉल कर लो, हाँ, पर्सनली, क्योंकि मैं आपका मैसेज दे चुका हूं उनको 2 बार। ओके लक्ष्मण, आप जरा ना उनको, हाँ, आप जरा उनको एक बार कॉल कर लो कि सर, सर को मैं बताया हूँ, सर बोले भी थे आपसे, जरा मुझे पीडीएफ मिल जाए तो अच्छा है पढ़ने के लिए। ओके लक्ष्मण, जरा कांटेक्ट कर लो हाँ बेटा। ओके, और तेजल का क्या डाउट है? सर इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड चैरिटी मीन्स डोनेटिंग और हेल्पिंग समवन voluntarily, but in law here the liability is a promise also। ओके, आई गॉट योर पॉइंट तेजल। तेजल एक्चुअली क्या है मालूम है, ये जो उन्होंने चैरिटी वर्ड यूज किया, आप उसके डायरेक्ट मीनिंग पे मत जाओ। दे हैव जस्ट गिवन अ हेडलाइन, बट उनको उसमें एक्सप्लेन क्या करना है, उसमें उनको एक्सप्लेन क्या करना है, दे हैव जस्ट गिवन द वर्ड चैरिटी जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस, हाँ, और कुछ नहीं। आपको रिमेम्बर क्या करना है उसके बाद में जो लिखा है वो। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट तेजल? मैं बताता हूँ आपको, चैरिटी उन्होंने सिर्फ हेडिंग के लिए दिया है। ओके, हेडिंग से पूरा समझ में नहीं आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल तेजल ऐसे अंडरस्टैंड करो, एक अंडरस्टैंड करो कि मैं मानिकपुर चर्च में जाकर फादर को प्रॉमिस करता हूँ कि फादर, चर्च के रिनोवेशन के लिए आई प्रॉमिस टू पे यू 10 lakhs। तो बच्चों ये मैं चर्च के रिनोवेशन के लिए दे रहा हूं, तो ये एक चैरिटी का काम हुआ कि नहीं तेजल? मैंने प्रॉमिस किया ना फादर को कि आई विल बी पेइंग 10 lakhs फॉर रिनोवेशन ऑफ दिस चर्च। ऑफ कोर्स माय इंटेंशन इज टू डू चैरिटी वर्क, करेक्ट? फादर को प्रॉमिस किया, अब फादर ने देखा कि गिरीश इज अ जेंटलमैन, प्रॉमिस किया मतलब ही इज गोइंग टू हॉनर हिज प्रॉमिस, इसलिए फादर ने रिनोवेशन का काम चालू कर दिया बेटा। He started with the work of renovation because he was confirmed that Girish is going to pay 10 lakhs। एंड उसके बदले क्या किया, फादर ने रिनोवेशन का काम चालू कर दिया। अब रिनोवेशन का काम चालू कर दिया तो खर्चा होगा, तो खर्चा फादर के ऊपर आ जाएगा, लाइबिलिटी। अब फादर को ये लाइबिलिटी किसके वजह से हुई? गिरीश के वजह से हुई ना। ऐसे एग्जाम्पल को आपको समझना है। तेजल, आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? फादर हैज इनकर्ड लाइबिलिटी based on my promise. So because he has incurred liability, my promise is now binding on me. I have to pay 10 lakhs rupees to father for renovation of church for charity work. Okay, Tejal? Okay. I hope you are satisfied with the answer. Still you have any confusion? You can ask. Huh? Yes, sir. Okay. Okay, Tejal. I think you got it. Okay. I'm asking other students also. Have you any confusion in today's lecture? यहाँ बच्चों थोड़ी लाइट चली गई थी, थोड़ा बीच में थोड़ा ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, यहाँ पर पूरा ब्लैकआउट हो गया, इसलिए शायद बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ये सब ऐसे रीजंस है कि वी कांट अवॉइड। ओके स्टूडेंट्स, ओके, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो with third unit, unit number 3। Okay, that is also very interesting। Thank you, take care।